नमस्कार दर्शकों, एपिसोड के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। आइए फिर से मिलते हैं डॉक्टर आकृति चोकसी और डॉक्टर हरनूर से। तो आकृति जी, थोड़ा ये बताइए कि घोड़े के मुंह की एनाटॉमी कैसी है। Sure. This is called the maxilla. Maxilla मतलब ऊपर का जबड़ा या ऊपर का जॉ। ये मैंडिबल मतलब नीचे का जॉ, नीचे का जबड़ा। ये ऐसे इट्स जस्ट अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपर एंड लोअर टीथ। ये इंसाइजर्स है यहाँ पे वुल्फ टीथ होते हैं छोटे वाले। इधर लोअर वुल्फ टीथ भी आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। एंड दीज आर द चीक टीथ। ये फर्स्ट 3 प्रीमोलर्स है, ये पीछे के 3 मोलर्स है। यहाँ पे फर्स्ट 3 प्रीमोलर्स, ये मोलर्स, राइट। सो आप देख सकते हैं जैसे ये ऊपर का ये यहाँ पे है, वो चीक साइड होगा, ये ऐसे ऊपर बैठेगा। ये जो है यहाँ पे टंग होती है, घोड़े की टंग यहाँ पे प्लेस्ड होती है। तो जब हम डेंटल वर्क करते हैं तब मोस्टली आई कॉन्सेंट्रेट ऑन द शार्प एजेस ओवर हियर। यहाँ पे बहुत सारे तेज एजेस बन जाते हैं, तीखे जो बोलते हैं शार्प एजेस, और यहाँ पे शार्प एजेस हो जाते हैं। क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो हॉर्स का ईटिंग मोशन होता है वो ये 8 मोशन में होता है, जो अपना 8 मोशन में उनका मतलब चलता जो च्यूइंग ग्राइंडिंग करते Correct. हैं, ह्यूमन बींग्स जो करते हैं वो ऊपर नीचे हम करते हैं, साइड टू साइड मूवमेंट भी होता है, पर यूजुअली हॉर्सेस का करेक्ट मूवमेंट 8 मोशन में होता है। तो अगर उनके टीथ ये सब बहुत ज्यादा शार्प हो जाए, बहुत ज्यादा, मतलब जो हम बोलते हैं कि जैसे वाइल्ड में घोड़े डेंटिस्ट्री नहीं करवाते, तो उनमें क्या हो जाता है कि ये बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं और शेयर माउथ हो जाता है। जब शेयर माउथ हो जाता है तो उनका जॉ वो करेक्ट तरीके से काम नहीं करता और अपने आप ही उनको कोई कॉलिक डिजीजेस कुछ भी हो जाता है, उनका फूड डाइजेस्ट नहीं होता, तो अपने आप से एक नॉर्मल डेथ हो जाती है उनकी। पर दांत ठीक नहीं हुए उनके तो कॉलिक का भी चांस रहता है। एब्सोल्युटली। व्हेन टीथ जो टीथ अगर प्रॉपर फॉर्म में ना हो, टीथ में प्रॉब्लम्स हो, फ्रैक्चर टीथ हो, पस बन गया हो, कुछ एब्सेसेस हो, तो उसकी वजह से कॉलिक्स वगैरह बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। तो जब हमने देखा है फार्म्स में कि जब हम ज्यादा कॉलिक्स होने लगते हैं स्टड फार्म्स में वगैरह, तो जब हम टीथ चेक करते हैं कि काफी सारों के टीथ बहुत एडवांस स्टेज में ग्रो हो गए हैं और उनको बहुत करेक्टिव मेजर्स की जरूरत है। और जैसे हम डेंटिस्ट्री करवाते हैं तो सारे कॉलिक्स ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। यस। सो टीथ की वजह से मेनी प्रॉब्लम्स कैन हैपन। जैसे हम देखेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब ओनर्स हमको कंप्लेन करते हैं कि मेरा घोड़ा तो बिट नहीं मानता, तो मोस्टली क्या हो जाता है कि ये वाला फर्स्ट टूथ जो होता है, कभी यहाँ ये एक जो होता है प्रॉब्लम, ये है वुल्फ टीथ। वुल्फ टीथ जब होता है वो बहुत पेनफुल होता है इन द बिट। सेकंड प्रॉब्लम होता है ये घोड़े के ऐसे हुक बन जाता है यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि उनका चूइंग मोशन ऐसे होता है कि ये आगे का टिप अपग्रेड नहीं होता है, खाली पीछे का सर्विस अपग्रेड होता है, आगे का नहीं होता। तो जगह ये हुक हो गया तो अगेन क्या होता है कि ये जॉ 8 मोशन में नहीं घूम पाएगा, जॉ ऊपर नीचे खुलेगा। तो वो एक ईटिंग में भी प्रॉब्लम होता है, और जब बिट वहां पे लगती है तो बहुत सारे जब ऐसे हुक्स बन जाते हैं घोड़े में, तो बहुत सारे ओनर्स कंप्लेन करते हैं कि मेरा घोड़ा मानता नहीं है, मेरा घोड़ा रुकता नहीं है, मेरा घोड़ा राइट साइड नहीं टर्न होता, लेफ्ट साइड नहीं टर्न होता। तो जब हम देखते हैं तो ये सारे इश्यूज टीथ में होते हैं। तो यूजुअली व्हाट माय जॉब इज टू फर्स्ट ये सारे जो चीक साइड के अपर्स को ये सारे तेज जो एजेस है उनको स्मूथ आउट करना, थोड़ा स्मूदन आउट कर या शेप करना, नॉट कंप्लीटली फ्लैट बट लिटिल बिट so that the horse is not feeling pain। और जो टंग साइड के लोअर्स में ये सेम जो शार्प एजेस होते हैं उसको शेप करना है। तो वो एक है। फिर जब मैं चेक एक मिनट आकृति जी, ये शार्प एजेस हटाने के लिए कोई स्पेशल टूल होता है? जी, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में यूज होता है वैसे? जी, सेम कॉन्सेप्ट है। हमारे पास डायमंड पॉइंट और टंगस्टन कार्बाइड के बर्ड्स होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स which where one is hand equipment, जो हैंड टूल से भी काम कर सकते हैं, और एक होता है मशीन वाला इक्विपमेंट। जो मशीन वाला इक्विपमेंट है, मेरे पास
3 डिफरेंट स्टाइल के इक्विपमेंट्स है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. हैंड टूल्स भी है जो भी इक्वली इफेक्टिव है. फॉर ऑब्वियसली एडवांस स्टेज आई विल रिकमेंड कि मशीन का काम हो. हैंड टूल्स का भी काम काफी आता है, तो ऐसा नहीं है कि वन इज बेटर देन द अदर. ईच हैंड एंड मशीन्स आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक वो प्रॉब्लम्स के लिए यूज होते हैं. तो ट्रेन प्रोफेशनल आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि इसके लिए हैंड टूल्स रिक्वायरमेंट होगी या मशीन के टूल्स की. तो सो देयर आर डिफरेंट टूल्स टू इवन रिमूव द वुल्फ टीथ, जो हम बर्जेस एक्सट्रैक्टर बोलते हैं, उससे वुल्फ टीथ निकलता है. अब ऐसे बड़े बड़े हुक्स हो जाए, कोई कोई घोड़े को पीछे ऐसे बड़े बड़े हुक्स हो जाते हैं तो वो चबा नहीं पाता. तो अगर ये ऐसे लॉक हो जाए जॉ, तो घोड़ा ऊपर नीचे चबाता है, साइड साइड मोशन नहीं होता है. तो यहाँ पे हमको मशीन टूल्स की काफी आवश्यकता पड़ती है, तो हमको वो यूज करना पड़ता है. तो एज पर द ट्रेनिंग एंड एज पर द डायग्नोसिस वी चूज कि हमको कौन सी मशीन यूज करनी है या फिर हैंड टूल्स यूज करने हैं. जब ये हॉर्सेस के टीथ प्रॉपर अलाइनमेंट में होंगे, जैसे सब ये नॉर्मल एनाटॉमी में प्रॉपर अलाइनमेंट में होंगे, तब वो घोड़ा अच्छे से चू कर पाएगा. तब वो घोड़ा अच्छे से जो डाइजेशन है उसका, चूइंग प्रॉपर होगा तो डाइजेशन प्रॉपर होगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा तो कॉलिक्स नहीं होंगे. दिस इज सिंपल वे टू लुक एट इट. और दूसरी चीज, अगर आप घोड़ा ट्रेन कर रहे हैं तो लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ओनली बूढ़े घोड़े या घोड़िया उनको डेंटिस्ट्री की जरूरत पड़ती है. अगर आप ये देखें तो घोड़े के दांत के ऊपर से बुढ़ापा या उसका एज एडवांस होता है या कम हो सकता है. तो मैंने ये भी देखा है कि डेंटिस्ट्री करवाने के बाद जो 20-21 ईयर ओल्ड के हॉर्सेस 15 ईयर ओल्ड्स की तरह दिखने लगते हैं. अच्छा. तो दैट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एज. एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है उनका. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि यंगर हॉर्सेस को डेंटिस्ट्री करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये वुल्फ टीथ होंगे, अगर उनके दूध के दांत अटके होंगे, तो क्या होगा कि वो जो आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं बिट के साथ या लगाम के साथ, वो ट्रेनिंग पे फोकस नहीं कर पाएंगे. उनको वो पेन पे वो उनका फोकस पेन पे होगा. तो अगर वो पेन पे फोकस करेंगे तो आप ये कंप्लेंट आती कि अच्छा हमारा घोड़ा तो बहुत मगरा है, वो सुनता नहीं है, उसको ये समझ में नहीं आता है. पर एक्चुअली इट्स अ पेन. हॉर्स वो करना चाह रहा है कि आप उसको जो मांग रहे हो वो वही करना चाह रहा है, पर उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप उसको क्या मांग रहे हो. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें कि बिट जहाँ पे बैठता है घोड़ों के दांत के अंदर, जो मैंने आपको जो सोमा के ऊपर दिखाया था कि ये जो खाली जगह है उसको बोलते हैं बार ऑफ द माउथ. तो यहाँ पे बिट बैठता है. तो यहाँ पे जैसे हम घोड़े के दांत एकदम बड़े बड़े हों और यहाँ पे बड़ा हुक हो, तो इट विल बी वेरी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द हॉर्स. तो वो घोड़ा मानेगा ही नहीं आपकी बात. तो जब हम बिट बैठाते हैं घोड़ों में, तब हम एक बिट सीटिंग करके प्रोसेस बोलते हैं. तो हाउ वी मेक द हॉर्सेस टीथ कर्व इन अ वे कि वो बिट घोड़े को कंफर्टेबल हो. तो दीज आर टेक्निकल थिंग्स. अगर आप घोड़े पालते हैं तो आपको ये सब की अच्छी जानकारी होना जरूर आवश्यकता है, क्योंकि वो आपको इन द लॉन्ग रन आपको बताएगा कि आपका घोड़ा खुश है, आपका घोड़ा पेन फ्री है, आपका घोड़ा अच्छे से काम कर रहा है. All these things are very important. आकृति जी, अभी आपने बताया कि जब दांत का काम करते हैं तो पता चलता है कि घोड़ा खुश है कि नहीं है. तो क्या घोड़े के मन की बात समझना आसान है, कर सकते हैं? मैंने टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेशन लर्न किया हुआ है. टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि विदाउट वर्ड्स, विदाउट राइटिंग, हम दूसरे इंसान या जानवर या किसी की भी बात कैसे समझ सकते हैं. तो इसके हिसाब से हाँ, मुझे लगता है कि हम एक इकोसिस्टम में रहते हैं. प्लांट्स, ट्रीज, माउंटेन्स, एनिमल्स, एवरीवन, एक कम्युनिकेशन होता है जो हम सब इनर्टली जानते हैं, लेकिन हम इतना नहीं करते हैं प्रोबेबली, या हम भूल चुके हैं ये सब. तो ऐसा लगता है वो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कोई मैजिक है, कोई वूडू है. ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है. जैसे आपको कैसे पता चलता है कि आपके कुत्ते को भूख लगी है या आपके पेट को कुछ बीमार है या कोई प्रॉब्लम है, ये
पता चल जाता है, क्योंकि वो आपके साथ रहता है, उसकी आंखों से, उसकी बिहेवियर से, हाव भाव से पता चल जाता है कि कुछ तो है, कि वो कुछ चाह रहा है, उसको खेलना है, उसको मस्ती करनी है, उसको भूख लगी है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगा है, आपको पता चल जाता है। तो सेम वे टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेशन में ज्यादातर हम इसके बारे में बात करते हैं, दैट हाउ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, बात कैसे कर सकते हैं एक जानवर के साथ वर्ड्स के बिना, शब्द के बिना। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, और मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स को मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप घोड़े रखते हैं तो डेफिनेटली आपको ये सीखना चाहिए। मैंने मंजरी लाटे से सीखा था ये, जो काफ़ी सारे डिफरेंट कंट्रीज से ये करके आई हैं इसके कोर्सेज, और मुझे तो बहुत हेल्प मिली है जानने के लिए कि एग्जैक्टली घोड़ों को क्या लग रहा है, या एनीवन अराउंड मी कि क्या लग रहा है। वो मुझे भी काफ़ी सारा विजडम देते हैं अपना अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए। मैं कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उनसे पूछती हूँ, ये सही है, ये करना है, ये ऐसे करना है या वैसे करना है। सो दे टेल मी, इट्स रादर देन मी एनफोर्सिंग समथिंग ऑन देम। वो मुझे बोलते हैं कि अच्छा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या ये मुझे ऐसे करना है। या फिर कहीं कहीं घोड़ों को ये पसंद होता है कि मुझे ये काम नहीं, मुझे दूसरे काम में ज्यादा दिलचस्पी है। तो इट्स लाइक हर घोड़े की पर्सनालिटी अलग होती है, उनका उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, हर घोड़ा अलग होता है। तो ये सब कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ पर्सनलाइज्ड होलिस्टिक अप्रोच टू एन एनिमल। 4-5 सालों से कर रही हूँ ये, पर मैं सिखाती नहीं हूँ, पर I do help my clients out, as in when you can contact me for professionally communicating with your animals, and I can do it for you. तो हाँ, कितनी अच्छी बात है दर्शकों की, हम जिस जानवर से प्यार करते हैं, जिस एनिमल से हम प्यार करते हैं, उसकी मन की बात समझ सके। एक बेजुबान जानवर जो कुछ बताना चाहता है हमको और हम समझ नहीं सकते हैं, तो आकृति जी के द्वारा हम ये भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है आकृति जी। डॉक्टर आकृति चोकसी अपने काम में लग गई है, तो उनसे विदा लेते हैं और फिर से मिलते हैं डॉक्टर हरनूर डावरा से। हरनूर जी, इंडिया में ऐसा मानना है कि जब भी घोड़ा खरीद के लाते हैं तो उसे कई सालों तक रखते हैं, लेकिन जब बीमार पड़ता है घोड़ा तभी एक इक्वाइन वेट को बुलाते हैं। तो क्या ये सही है, या ये हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग्स में हम इंसानों का कैसे कि रेगुलर एक चेकअप करवाते रहते हैं, वैसे एक रेगुलर बेसिस पे चेकअप होना चाहिए घोड़ों का? अगर हाँ होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? रेगुलर चेकअप बिल्कुल होना चाहिए। इनफैक्ट जब आप खरीद रहे हो हॉर्स को तो फिर उसको भी दिखाने के लिए कि ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, कि वो घोड़ा साउंड है, लेम है, कुछ उसे बीमारियां हैं, तो वो सारा पहले वेट से एक बार दिखा के पूछ के फिर ही लेना चाहिए। फिर उसके रिकॉर्ड्स जो कि वेट को ही पता होते हैं कि उसकी वैक्सीनेशन कब हुई है लास्ट में, तो वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग, वो सारा का सारा वो बेसिकली होना चाहिए। जी जी। तो आप दर्शकों से क्या बताना चाहेंगे रिगार्डिंग जनरल जो हेल्थ है घोड़ों की, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड प्रिवेंशन में ज्यादा पैसे भी नहीं लगते, तो इसके लिए बट आपको फिर प्रिवेंशन के लिए वेट भी चाहिए ताकि और वो बीमारियां ना हो। तो जैसे अभी घोड़ा को अगर आपने रखा है तो उसका डीवर्मिंग कब कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, कौन सी ड्रग से कर रहे हैं, तो वो आपका वेटनेरियन ही बता सकता है कि उसको डीवर्मिंग है और फिर ड्रग्स चेंज करनी होती है। तो डीवर्मिंग हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, वैक्सीनेशन में टेटनस हो गया, तो टेटनस टॉक्साइड कब लगना है, तो वो सारा वो लगाएंगे वेट्स आपके। एंड फिर उसका जो नॉर्मल मैनेजमेंट है, फीडिंग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर फीड नहीं है, ज्यादा आप दाना दे रहे हैं तो कॉलिक हो सकता है। और कॉलिक बहुत खतरनाक डिजीज है जिसमें काफी घोड़े मरते भी हैं, तो उसको फिर बचाने के लिए कैसा खाना दे रहे हैं वो भी आपको वेट से कंसल्ट करना चाहिए। एंड खाने के साथ क्या दे रहे हैं, पानी कितना दे रहे हैं। एक घोड़ा को एटलीस्ट 35 to 38 लीटर्स पानी जाना चाहिए दिन में, 500 kg घोड़े को। जी जी। तो अगर पानी ज्यादा नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है? डिहाइड्रेशन हो सकती है। फिर डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसे मौसम में जो समर है या ये ह्यूमिडिटी है, तो इसमें डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रेस हो सकता है, हीट एग्जॉशन हो सकती है। तो
उसको बचाना है। फिर आप अपने स्टेबल में सॉल्ट लिक दे रहे हैं, एक सॉल्ट का बड़ा ब्लॉक आता है, तो वो भी देना चाहिए, क्योंकि उससे फिर जब वो घोड़ा चाटेगा तो फिर वो पानी भी ज्यादा पिएगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो कॉलिक से भी बचेगा और हीट स्ट्रेस से भी बचेगा। अच्छा, वो हीट स्ट्रेस अगर या डिहाइड्रेशन अगर हो भी गया तो क्या घोड़े की जान भी जा सकती है इससे? हाँ, दोनों से जा सकती है। हीट स्ट्रेस से हीट एग्जॉशन में बहुत जल्दी से वो ट्रांसफर होता है। तो जैसे मतलब तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी दाने में डालिएगा 50 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट, उसको आधे पोर्शन में आप डाल सकते हैं, सुबह आधा एंड शाम को आधा। पानी में मत डालिएगा, क्योंकि अगर वो पानी का फ्लेवर चेंज होता है तो फिर वो पानी पिएगा नहीं ज्यादा। हाँ। तो दाने में ये याद रखना कि दाने में डालना है इलेक्ट्रोलाइट। आप दर्शकों को कुछ टिप्स दे सकते हैं जनरल हेल्थ घोड़ों के बारे में? ओके, सो सबसे पहले जो मेरे को काफी प्रॉब्लम दिखी है जो बाहर घोड़े में आ रही है, वो है कि कॉलिक में ना कुछ लोग दे रहे हैं लैसिक्स में होता है फ्यूरोसिमाइड। तो लोग सोचते हैं कि कॉलिक क्या है, कॉलिक है पेट दर्द, कहीं पे भी हो सकता है दर्द, आपके स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके अराउंड एरियाज, तो कहीं पे भी दर्द है। तो आप जब उसके जो साइंस होते हैं कॉलिक के, कि जैसे एक तो दर्द होता है, घोड़ा पैर मार रहा है, ठीक है, रोल कर रहा है, उससे यूरिन नहीं पास हो रहा, डेफिकेशन नहीं हो पा रही, तो लोग सोचते हैं कि ये लैसिक्स देख के, जिसके अंदर फ्यूरोसिमाइड होता है, तो वो देख के उसका तुरंत यूरिन आ जाता है, तो वो उनको लगता है कि कॉलिक ठीक हो जाएगा उससे कॉलिक ठीक नहीं होता, उससे और ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। फर्स्ट डोज की जो आप दे रहे हो ना फ्यूरोसिमाइड, तो उससे एटलीस्ट 3 दिन लगते हैं तो रिकवर फ्रॉम डिहाइड्रेशन, क्योंकि इतना ज्यादा उसका यूरिन में वाटर लॉस होता है, तो वो ठीक नहीं कर रहा, वो और ज्यादा कॉलिक को बढ़ा रहा है। तो आप कभी भी लैसिक्स का इंजेक्शन कॉलिक में नहीं देता। और दूसरी चीज है कि जैसे जो पेन किलर्स जो देते हैं घोड़ों को, जैसे फ्लूनिक्सिन हो गया या फिनाइलब्यूटाजोन हो गया, तो उसको कभी भी इंट्रामस्कुलर नहीं देना। तो ये आपको अभी अगर कोई किसी को पता नहीं होता, वो सीधा इंट्रामस्कुलर दे देगा तो फिर उधर से मसल डैमेज हो जाता है। ये हमेशा आईवी देते हैं, तो इन 2 चीजों का ध्यान रखना है। और आगे आपको जैसे हूफ केयर, अभी इस मौसम में हूफ की आपको बहुत अच्छे से देखभाल करनी है। तो सुबह शाम हूफ पे जब भी वो घोड़ा काम करके आता है या आपने रोल कराया है, तो फिर उसको वापस लाके उसका हूफ पहले तो इंस्पेक्ट करो, सारे घोड़ों का हूफ इंस्पेक्ट करो और फिर साफ करो। हूफ पिक आता है, उससे आपको रोज सुबह शाम साफ करना है, क्योंकि हूफ पिक से तो आपको मिट्टी निकालनी है, ऊपर से जो फ्रॉग होता है ना हूफ का, तो उसको हेल्दी रखना है। हेल्दी कैसे होगा, अभी इस मौसम में काफी ज्यादा मॉइस्चर, और अगर वो मिट्टी की वजह से एयर नहीं जाएगी ना, तो उधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी। तो थ्रश, कैंकर इस टाइम पे बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। तो थ्रश से आपको वो फाउल स्मेल आएगी, आपको दिख रहा होगा कि फ्रॉग सड़ रहा है, और कैंकर से आपको वो चीजी ग्रोथ दिखेगी वाइट कलर की, फ्रॉग, सोल, सारा कुछ वो प्रोलिफरेट होगा। तो कैंकर में तो फिर आपको आगे सर्जरी करानी पड़नी है। तो ये इसके लिए आप क्या करिए कि एक तो हूफ का सफाई रखिए, उसके बाद डस्टिंग पाउडर डालिए। तो डस्टिंग पाउडर में क्या, जो अगर बेस्ट है मेरे हिसाब से, वो है आइडोफॉर्म और बोरिक एसिड। आइडोफॉर्म हो गया 2 ग्राम, और बोरिक एसिड हो गया 60 ग्राम, एंड उसका डस्टिंग पाउडर एक बोरी में डाल के उसका रोज सुबह शाम आपने जब हूफ साफ कर दिया तो फिर वो लगाइए। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो सिंपल जो ट्रेडिशनल अपने इंडियन में चल रहा है वो है कि चूना, एक हिस्सा चूना, एक हिस्सा राख और 1/6 पार्ट कॉपर सल्फेट, तो इन तीनों को मिक्स करके वही बोरी में डाल के फिर उससे डस्टिंग करिए। अच्छा। और इस मौसम में और एक डिजीज होती है जिसे कहते हैं सरा, जो कि मक्खी की बीमारी बेसिकली, उसमें ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई होता है एक ऑर्गेनिज्म। तो इस स्टेज में मॉनसून्स में वो लार्वल डेवलपमेंट होती है, तो मक्खियां घोड़ों को काटती हैं। तो ये जो डिजीज है उसमें क्या होता है कि अनीमिया हो जाता है, ठीक है, घोड़ा ठीक से चल नहीं पाता, लिम्ब में जो एडिमा हो जाता है, पानी भर जाता है पैर में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। सीएनएस भी अफेक्टेड हो जाता है, तो पैरालिसिस वगैरह। तो
काफी सारी सिर्फ एक इसमें मक्खी की वजह से? हाँ, सो मक्खियों का भी ध्यान रखना है कि आपके स्टेबल में मक्खियां ना हो, तो स्टेबल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक और है चिच्चर की बीमारी, तो उससे आप जिसे इक्वाइन पायरोप्लाज्मोसिस कहते हैं, तो वो पैरासाइट जो होता है बबेशिया एंड थिलेरिया, उससे हो जाता है। तो वो चिच्चर का भी आपको ध्यान रखना है कि घोड़े के स्किन में चिच्चर ना हो। अब लोग सोचते हैं कि ये ऊपर से दिख जाएगा, बट लोग जो कान है ना अंदर का, वो नहीं साफ करते हैं। तो उधर अगर आप कभी कान को इंस्पेक्ट करेंगे तो फिर देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा चिच्चर भरे हुए हैं, तो आपको फिर हाथ लगा के अंदर से वो देखना और स्कूप आउट करना है, अच्छा। तो उसका भी ध्यान रखते हैं। तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम्स आती है। इंडिया में लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी हो गया है। काफी चीजें ऐसी हैं जो इग्नोर करते हैं घोड़ों के बारे में, तो इसके लिए आप कुछ करती हैं क्या? तो मैंने इस चीज के लिए एक पेज बनाया है इंस्टाग्राम में, द हॉर्स विस्परर। तो उसमें ना मैंने सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई है कि मैनेजमेंट कैसे करना है, हूफ केयर कैसे करनी है, स्टेबल मैनेज कैसे करना चाहिए, और जैसे बदलते मौसम के साथ डिजीजेस का ट्रेंड्स भी चेंज होता रहता है, तो या फिर अभी कौन सी डिजीज आजकल ज्यादा चल रही है, तो उसका इंफॉर्मेशन डाली हुई है हर लोग के लिए, कि चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ओनर हो या ट्रेनर हो, वेट हो, तो उन सब के लिए कि थोड़ा लैंग्वेज इजी करके, सो वो डाला है। ये बहुत अच्छा है। तो दर्शकों, आप जरूर ये पेज को विजिट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है। तो दर्शकों, इक्वाइन वेट और इक्वाइन डेंटिस्ट के साथ तो बातचीत हुई, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारे नजदीक कोई इक्वाइन वेट नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि इक्वाइन वेट दूर है, उसको आने में देर लगती है, तो तब तक कोई घरेलू नुस्खा हम अपना सकते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति से एक आध एपिसोड में मैं जरूर आप लोगों को मिलवाऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने सवाल बीमारियों के रिलेटेड कुछ भी है तो मेरे YouTube चैनल पे मैसेज कीजिए, और वो सवाल मैं उनको पूछूंगी, और उसी वीडियो में आपके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।